क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियाँ काफ़ी प्रेरणादायी है ना। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा। हेलो एवरीवन, हाय। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम आपने नेट कैसे क्वालिफाई किया। कभी बताती हूँ, कभी टाल जाती हूँ। तो जिन्हें टाला है उनको दिल से सॉरी। और आज मैं बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए कि मैंने अपना नेट कैसे क्वालिफाई किया और अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, ज़्यादा वक्त ना लगे। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन कि मैम आपने नेट कैसे क्वालिफाई किया, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हो। अ, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी, आपके आधे क्वेरीज ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। जून 2012 में जब मैं अपने पीजी के फाइनल सेमेस्टर में थी, तब मैंने पहली बार नेट दिया था। तो वो नेट तो मेरा नहीं निकला, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि दैट इज़ माई कप ऑफ टी। एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दैट नेट एग्जामिनेशन। ओके। तो ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास 6 नेट हैं, जिसमें 5 नेट मेरे ज्योग्राफी से हैं, जिसमें 2 जेआरएफ के साथ हैं और एक नेट क्योंकि मैंने बीएड और एमएड भी किया था और एजुकेशन से मैं नेट के लिए अपियर हुई थी, तो एजुकेशन वाला नेट भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। मेरा जो फर्स्ट नेट क्वालिफाई हुआ था वो दिसंबर 2013 का था। काफ़ी स्पेशल है क्योंकि वो 13 से 14 दिनों की पढ़ाई में मैंने क्वालिफाई किया था। एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट दैट। क्योंकि मैं बीएड कर रही थी और बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट पेपर ओवर हुआ था 13 दिसंबर 2013 को। और मेरा नेट का एग्ज़ाम था 29 दिसंबर 2013 को। अब आप सोच लीजिए कि कितने कम दिन थे। 13 ऐसे ही चला गया क्योंकि एग्ज़ाम्स ओवर हुए थे। 14 पूरा का पूरा प्लानिंग और थॉट प्रोसेस में गया। आपको बताऊं कि ज्योग्राफी में 16 सब्जेक्ट्स थे जो मुझे कवर अप करने थे विद इन दोज डेज, और फर्स्ट पेपर भी है। तो मैंने एक कैलेंडर बनाया कि किस दिन मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगी और उसे कैसे मैनेज करूँगी। आप सोचो कि 16 सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी के हैं, जिसमें मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं और उनको रिवाइज भी करना है। सिलेबस मेरी टेबल पे था और कैलेंडर मैंने दीवार पे चिपकाया हुआ था, और हर जाते दिन के साथ में उस तारीख को जो चली गई है सर्कल कर देती थी। जो टाइम शेड्यूल मैंने बनाया उसको मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया, क्योंकि कोई और तो नहीं लेकिन मैं अपने आप को देख रही थी। मैंने जो टाइम टेबल बनाया था वो किसी और के लिए नहीं बनाया था, वो अपने लिए बनाया था। और मुझे इतना पता था कि यदि मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं रहूँगी तो ये रिज़ल्ट मेरे लिए ईमानदार नहीं रहेगा। ठीक है। आई हैड ओनली 14 डेज जिसमें मुझे सब कुछ मैनेज करना था, और मैंने किया। आपको लिटरली बताऊँ, मैंने 18 से 20 घंटे पढ़ाई करी है उन दिनों। आपको लगेगा कि 18 से 20 घंटे कौन पढ़ सकता है, मैंने पढ़ा। आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 13 से 14 दिन थे। तो मुझे पढ़ना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। नहीं पढ़ती सिलेबस कवर नहीं होता, नेट क्वालिफाई नहीं होता। दिसंबर के दिन थे, दिसंबर की ठंड का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सेकंड्स बचाए। आपको लिटरली बताऊं, मैं सो तब रही थी जब मुझे लग रहा था कि अब मेरे माइंड ने काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक लगे थे, हॉस्टल खाली था, कुछ गर्ल्स थीं, रूममेट चली गई थी। ये मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस है कि यदि आप किसी के साथ रहते हैं ना तो बात करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन भी होती है, कई कन्वर्सेशंस निकल जाती हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट था कि आई वॉज इन हॉस्टल प्लस माई रूममेट वॉज नॉट विथ मी। अब मैं आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बताती हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी मीन्स ये जो कथा पुराण मैंने सुनाया अपने बारे में, वो क्यों सुनाया? वो इसीलिए सुनाया कि चाहे परिस्थितियाँ विपरीत हो, आपको सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना है। आप सोचिए कि मेरे पास 13 से 14 दिन थे। मैं चाहती तो घर चली जाती,
यू गॉट माई पॉइंट। मैं चाहती तो मुझे लगता कि ये 13 से 14 दिन है, इसमें क्या ही हो पाएगा, चलो घर चलते हैं, सेमेस्टर ब्रेक एंजॉय करते हैं। लेकिन मैंने वो नहीं किया। आई टुक दैट चैलेंज और मैं उस पर खरी उतरी। एक सिलेबस जो मेरे सामने था, इतना ह्यूज सिलेबस था, उसको मैंने एक प्लानिंग के तहत कैटेगराइज किया, उसको टाइम पे पूरा किया, क्योंकि वो टाइम शेड्यूल मैंने खुद अपने लिए बनाया था। आपने वो कहावत सुनी? आपने वो कहावत सुनी, जो खुद का सगा नहीं हो सकता वो किसी और का भी सगा नहीं हो सकता। बिल्कुल सच ही कहा है किसी ने, क्योंकि यदि आप अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए काम नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा आपसे क्या ही उम्मीद लगाएगा। इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी, you have to be worthful. Otherwise, dear, keep it in mind that there is no respect for worthless people in this society. और इससे पहले कि मैं ये वीडियो एंड करूँ, मैं आपको बताऊँ कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट NET is the minimum qualification to be a professor or an assistant professor. और यदि आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए लेक्चररशिप के लिए या प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दैट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया, ओके। और यदि आप बहुत अच्छा स्कोर ले आए, आपका JRF क्वालिफाई हो गया, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो JRF अवार्ड लेटर जिस दिन आपको मिलेगा, जिस डेट को इशू होगा, उस डेट से 2 साल के अंदर यदि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में PhD में रजिस्टर हो जाते हैं, आपको Day 1 से फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी इफ़ यू आर नॉट इन अ जॉब। यदि आप किसी रेगुलर जॉब में नहीं हैं तो आपको फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और उस वक्त जब आप किसी जॉब में नहीं होते हो, आपके पास एक रेगुलर इनकम नहीं होती है, और तब उस JRF का मिलना वो इतना खुशी देता है, जब आपको मिल जाएगा ना तब आप समझ पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि आज जब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है तो वो खुशी नहीं मिलती जो वो JRF क्रेडिट होता था और उसके कैनरा बैंक के मैसेजेस कंटिन्यूस पॉपअप होते थे फ़ोन पे। वो खुशी जो मिलती थी वो आप रियलाइज़ करोगे जब आपके साथ ये ऐसा होगा। UGC दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको रिसर्च परफॉर्म करने के लिए, आपको सरवाइव करने के लिए, आपके लाइवलीहुड के लिए, साथ ही आपके इक्विपमेंट्स के लिए जो आप अपने रिसर्च में यूज़ करोगे, एक बहुत ही स्मार्ट अमाउंट प्रोवाइड करवाता है पर मंथ। जब मुझे ये अमाउंट मिला था, ये 30,000 से स्टार्ट हुआ था और 36,000 ये गया, फिर ये 40,000 हो गया पर मंथ इन फॉर्म ऑफ SRF। पहले 2 साल आपको JRF मिलता है और उसके बाद आप अपग्रेड होते हो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे, और आपको फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF मिलने लगती है। तो अभी मे बी 40,000 ही SRF है और 36,000 प्रोबेबली JRF है। और यहाँ मुझे आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि JRF इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। ये सिर्फ 5 साल तक के लिए आपको मिलता है रिसर्च करते वक्त। तो उस ड्यूरेशन में आप कड़ी मेहनत करके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए या कोई भी जॉब ले लीजिए, सो दैट आपका फ्यूचर सेफ हो जाए। फर्स्ट पेपर की बात करें तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला कोई भी बच्चा आसानी से इसे क्वालिफाई कर सकता है। कुछ 10 टॉपिक्स हैं इसमें, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, पीपल एनवायरनमेंट एंड इथिक्स, प्लस जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में भी ये सवाल पूछता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत प्रोबेबल है कि इससे संबंधित भी सवाल आपसे पूछे जाएं। फर्स्ट पेपर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें कुछ सब टॉपिक्स भी होते हैं, तो मार्केट से कोई भी अच्छी सी फर्स्ट पेपर की बुक परचेज़ कीजिए और उसको थरोली पढ़िए। और बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत एहतियात बरत कर
अध्ययन करें, वो आपको बहुत एक इंसाइट देगा कि आपको कैसे इस फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करना है। और यदि आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए लेक्चररशिप के लिए या प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दैट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया, ओके। और यदि आप बहुत अच्छा स्कोर ले आए, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो जेआरएफ अवार्ड लेटर जिस दिन आपको मिलेगा, जिस डेट को इशू होगा, उस डेट से 2 साल के अंदर यदि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में रजिस्टर हो जाते हैं, आपको डे 1 से फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी इफ़ यू आर नॉट इन अ जॉब। यदि आप किसी रेगुलर जॉब में नहीं हैं तो आपको फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि नेट में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, जो सारे ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। दूसरा पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, अपने अपने सब्जेक्ट्स का। यदि आपके सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छी कमांड है, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, तो ये इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। और कुछ टिप्स हैं, लाइक कि सिलेबस अपनी टेबल पे रखिए या अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, उसे देख के सारे बुलेट पॉइंट्स कवर कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िए और उससे रिलेटेड थ्योरी कवर कीजिए। बाकी किसी भी स्टेट में टीईटी का एग्ज़ाम हुआ हो, टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ हो, सेट हुआ हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुई हो, तो वो सारे क्वेश्चन पिक कीजिए, वो सारे क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनको सॉल्व करने की। तो बस यही कहना था कि यदि आप नेट परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, खुद पे विश्वास रखिए, हार्ड वर्क करिए और पॉजिटिव रहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। और यदि आप इस प्रोफेशन में ना भी आना चाहें, लेकिन आपने मास्टर्स किया है, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो, विजुअल आर्ट्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, मास्टर किया है, तो एक बार नेट में अपीयर ज़रूर होइए। देखिए कि आप कितने गहरे पानी में हैं, और यदि क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो आपकी बायोडेटा में एक फेदर की तरह हमेशा लगा रहेगा और आपको खुशी देता रहेगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कैसा लगा, क्या आपको थोड़ा भी मोटिवेटेड फील हुआ, थोड़ी भी गाइडेंस मिली हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। एन्जॉय योर स्टडीज़। ऑल द बेस्ट।